आप सभी का और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026 पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की कोई भी योजना होती है तो उसमें हमारे राज्य को शामिल किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार हमेशा हमारा ध्यान रखती है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने हमेशा राज्य को उम्मीद से अधिक बजट दिया है और इस बार भी राज्य को उम्मीद से बढ़कर मिलेगा बजट। कल उत्तराखंड को बड़ी उम्मीदें रहती हैं। पिछले बार ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन थी, इस बार क्या रेल में कोई बड़ा प्रोजेक्ट या फिर और इंफ्रास्ट्रक्चर अन्य क्षेत्रों में क्या उम्मीदें हैं? देखिए, कल मैंने आप लोगों के साथ बात करी थी और जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रगति पोर्टल देश के अंदर डिजिटल इंडिया अभियान के तहत शुरू किया था, जिसमें पूरे देश के सभी प्रोजेक्ट उनकी समीक्षा होती है। हमारे राज्य की भी 42 परियोजनाएं इस प्रगति पोर्टल के माध्यम से उनकी समीक्षा हो रही है, जो लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए जिनकी धनराशि है। तो इतना सारा हमको पहले से ही मिले हुए हैं। हर राज्य को केंद्र की कोई भी योजना होती है तो उसमें हमको अवश्य रूप से सम्मिलित किया जाता है। प्रधानमंत्री जी और भारत की सरकार हमारा ध्यान रखती है। अभी शासकीय के जो पैसा मिला है, स्पेशल विशेष जो सहायतित योजनाएं हैं, उनमें हमको बहुत बड़ी राशि मिली है और लगातार भारत सरकार ने हमको दिया है। तो इस बार के बजट से भी हमको हमेशा से उम्मीद है, उम्मीद से बढ़कर हमको मिलता है, तो इस बार भी हमको उम्मीद से बढ़कर मिलेगा। उत्तराखंड में हर साल मानसून के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा और मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बनती है। खासकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है। इसी को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रिवर प्रोटेक्शन और जैसे काम समय पर पूरे किए जाए। साथ ही वन विभाग को भी वन्यग्नि रोकथाम के लिए मानव संसाधन और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि जनता सुरक्षित रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनके डिफेंस कॉलोनी देहरादून स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान सीएम ने भगत सिंह कोश्यारी को देश के प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान के लिए चयनित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें, सीएम धामी ने बताया है कि ये सम्मान कोश्यारी के दीर्घकालीन सार्वजनिक जीवन, राष्ट्रीय सेवा और समर्पित योगदान का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि भगत सिंह कोश्यारी का राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक अनुभव देश और समाज के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहा है। जिला मुख्यालय कोटी कॉलोनी में 4 दिवसीय एक्रो फेस्टिवल और नेशनल SIV चैंपियनशिप का भव्य समापन पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में हुआ। इस दौरान सीएम सहित सभी अतिथियों ने पैराग्लाइडिंग के लाइव शो का अवलोकन किया। साथ ही साथ सीएम धामी ने बताया कि टिहरी गढ़वाल अब केवल ऊर्जा उत्पादन का केंद्र नहीं बल्कि पर्यटन और साहसिक खेलों से भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा उन्हें प्रेरित किया है। और टिहरी का आसपास का क्षेत्र हर दृष्टि से विकसित हो, हर दृष्टि से यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताएं हों, साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर मिलकर और अनेक प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित हो रही है। एक्रो स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताओं के होने से ये क्षेत्र पूरा देश के नक्शे पर और दुनिया के नक्शे पर आ गया है। इससे यहाँ की पहचान व्यापक रूप ले रही है और आने वाले समय में अन्य बहुत सारे फेस्टिवल यहाँ पर होने जा रहे हैं। मार्च में भी यहाँ पर फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है, जिसमें हमारी लोक संस्कृति, लोक विरासत, यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत अवसर मिलने वाले हैं
इससे यहाँ का रोजगार भी बढ़ेगा, स्वरोजगार भी बढ़ेगा, पर्यटन की गतिविधियाँ भी बढ़ेंगी और ये क्षेत्र विकास के हर मानक पर आगे बढ़ेगा और ये समृद्धि के द्वार खोलने वाला होगा। और हर दृष्टि से हमारा प्रयास रहेगा कि ये एक पर्यटन के क्षेत्र में, साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में, वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों के क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र बने जहां पर वर्ष भर प्रतियोगिताएं आयोजित हों। धन्यवाद। हरिद्वार जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंसी हथियार अब शौक, दबदबा या प्रदर्शन का जरिया नहीं बनेगी। हथियारों का इस्तेमाल केवल आत्मरक्षा के लिए ही किया जा सकेगा। यदि किसी भी लाइसेंसी हथियार का दुरुपयोग अपराध, भय फैलाने या कानून व्यवस्था बिगाड़ने में हुआ तो संबंधित लाइसेंस तत्काल निरस्त कर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। जिले में हथियारों के सत्यापन का विशेष अभियान चल रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई तय होगी। पर्सनल वेपन्स लोगों ने लाइसेंस के माध्यम से लिए हैं, उन सभी को डायरेक्शंस दिए गए हैं, चेतावनी दी गई है कि वो जिस प्रयोजन के लिए लिए गए, सेल्फ डिफेंस आदि के लिए या फिर जिस भी तरीके से ले, उसका कोई भी ऐसा प्रदर्शन ना करें, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में न लें। और एक सत्यापन भी हम करवा रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हथियार जो रखा हुआ है, अगर उसका कोई भी क्राइम किया जाता है उसके द्वारा या फिर कोई अराजकता फैलाई जाती है तो उन पर हम लोग लाइसेंस कैंसिलेशन के साथ साथ FIR दर्ज करने की कार्रवाई करेंगे। भारत सरकार के 2 से अधिक के लाइसेंस की उनकी सूची हमारे पास उपलब्ध है, उन सभी को नोटिस दे दिए गए हैं और मैक्सिमम केसेस में या तो लाइसेंस उन्होंने सरेंडर कर दिए, हथियार सरेंडर कर दिए। 1-2 केसेस अभी भी पेंडिंग है, उन पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। लाइसेंसी हथियारों का गलत प्रयोग करने वालों के खिलाफ हरिद्वार प्रशासन सख्त हो गया है। हरिद्वार जिले में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। मयूर दीक्षित जो कि हरिद्वार के जिलाधिकारी है, उन्होंने कहा है कि लाइसेंसी हथियार का दिखावा करने या फिर उसका गलत प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है यदि लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन किया जाए या शौक के लिए रखा जाए तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। ये कदम हरिद्वार में उठाया गया है क्योंकि आए दिन देखा जा रहा है कि लाइसेंस हथियारों का लोग गलत प्रयोग कर रहे हैं, जिसको लेकर हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सख्त रुख अपना लिया है। अब जो दिखावा करेगा या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जाएगा, उसका लाइसेंस है वो तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। हरिद्वार से NB के लिए अकील अहमद। उत्तराखंड में कर्मचारी संघ ने धामी सरकार को आभार व्यक्त किया। कृषि उत्पादन मंत्री समिति के आपको बता दें, कृषि उत्पादन मंडी समिति के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड मंडी समिति कर्मचारी संघ ने कैरियर योजना के शासन देश के जरिए होने की खुशी जताई है। संघ ने अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर को सम्मानित कर उनकी मेहनत, अथक प्रयासों की सराहना की है। संघ ने कहा कि उनके प्रयासों के कारण ही सरकार ने ये लाभकारी योजना लागू की है। डॉक्टर चंद्रशेखर ने सभी कर्मचारियों की मेहनत को सराहा और कहा कि इस शासन देश से कर्मचारी वर्ग को बड़ी राहत मिली है। जसपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक धर्मशाला मंदिर परिसर में आयोजित की गई। इस बैठक में व्यापार मंडल पदाधिकारियों के साथ शहर के व्यापारियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई, खासकर आगामी ग्रीष्म ऋतु में लो वोल्टेज की समस्या को लेकर। व्यापार मंडल अध्यक्ष हरिओम सिंह ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से चर्चा की है, जिसके बाद विद्युत विभाग जसपुर SDO सद्दाम हुसैन ने मुख्य बाजार में विद्युत केवल लाइन बदलने और ट्रांसफॉर्म बढ़ाने की आश्वासन दिया है। मीटिंग की जा रही है। इस व्यापार मंडल का मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि गर्मियों में जो बाजार में लो वोल्टेज होती है और व्यापारी को दिक्कत होती है, उस टाइम जो बहुत भीषण गर्मी होती है और पंखा बहुत धीरे धीरे घूम रहा होता है, वोल्टेज आती है 90-100, उसके लिए हमने HDO साहब से रिक्वेस्ट की कि बोले इस व्यापारियों की शिकायत है और लगातार कई वर्षों से शिकायत है, इस शिकायत को दूर किया जाए। तो HDO साहब महोदय ने हमसे कहा कि बोले इसके लिए नई केबल लगा देंगे
और जहाँ जहाँ खंभों की ज़रूरत हो खंभे लगा देंगे। और इस वोल्टेज नहीं ज़्यादा वोल्टेज के लिए एक नया ट्रांसफार्मर भी बाजार के लिए अलग लगा। भारतीय युवा कांग्रेस ने युवाओं को संविधान के मूल्यों पर आधारित नेतृत्व के लिए तैयार करने के उद्देश्य से नेशनल ऑफिस बियर्स यानी NOB कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने NOB कार्यक्रम की अवधारणा, उद्देश्य और इसकी चयन व परीक्षण प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। ये कार्यक्रम पदों की राजनीति से अलग परीक्षण, फील्ड वर्क और मूल्यांकन के माध्यम से युवाओं को राष्ट्रीय नेतृत्व देने की एक संरचित पहल है जो संविधान, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। हम एक नेशनल ऑफिस बेरर प्रोग्राम लॉन्च किया है जो इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा लाया गया है, ताकि जो ज़मीनी स्तर पर हम जो युवाओं हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, 3 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम, और अदरवाइज़ वो किसी जन आंदोलन से जुड़े हैं, किसी मुद्दे से जुड़े हैं और पूरा संघर्ष में, क्योंकि जो हमारे जननेता हैं श्री राहुल गांधी जी वो लोगों के मुद्दे उजागर कर रहे हैं और वैसे ही वो चाहते हैं कि जो यूथ कांग्रेस में लोग आएँ वो ज़मीनी स्तर पे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग आएँ जो काम करने वाले लोगों की आवाज़ को बुलंद करने वाले हों, जो लोगों के मुद्दे हैं उनको उठाएं। तो ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, NOB प्रोग्राम है, और इसको अगर जो अप्लाई के लिए हमारी www.iyc.in की जो साइट है उस पे जाके एप्लीकेशन भर सकते हैं, और अदरवाइज हमने एक स्कैन भी दे रखा है जिसके थ्रू कोई भी अप्लाई कर सकता है युवा जिसकी आयु कम से कम 35 साल। देहरादून से खबर है कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जंतनवाला क्षेत्र में मसूरी टेहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 17 से 17.47 लाख की लागत से निर्मित वीर स्ट्राइडेंट लीडर और अभिमन्यु राय स्मृति पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य का विधिवत लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने वीर लीडर अभिमन्यु राय की नवनिर्मित मूर्ति का अनावरण कर उन्हें पुष्प चक्र अर्पित श्रद्धांजलि दी। मंत्री ने कहा कि अभिमन्यु राय का जीवन देशभक्ति और शौर्य का अद्वितीय उदाहरण है और ये पार्क उनकी शहादत को अमर बनाए रखेगा। वीर अभिमन्यु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज जैतनवाला में वीर अभिमन्यु राय स्मृति पार्क के लोकार्पण करता हूं, प्रणाम करता हूं जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। अभी बोलते बोलते चित्रा भावुक हो रही थी। मुझे दिन याद है जब अभिमन्यु की शहादत हुई, मैं बाहर था, मुझे सूचना लेट मिली और शायद मैं 3-4 दिन के बाद इसके पास आया, क्योंकि मैं आप में मुझे जिम्मेदारी है तो मुझे बाहर भी जाना पड़ता है प्रति। और जब मैं आया तो मैंने इसकी स्थिति देखी। इसने खूब मुझे कोसा, मुझे गालियां भी दी, काकू को भी बहुत कोसा कि काकू तुमने बताया क्यों नहीं। और आज उन शहीदों के सम्मान में विशाल संविधान बनकर तैयार हो गया। अपने एक अड़चमकी आज के अखबार में आपने पढ़ लिया होगा। लोग सोचते इसका वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ENB न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। पौड़ी गढ़वाल के सतपुली थाने में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP सर्वेश पवार ने अचानक वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान SSP ने थाने की राजकीय संपत्ति, अभिलेखों, मालखाना, यहाँ तक कि CTNS अपराध रजिस्टर और लंबित मामलों की गहनता से जांच की। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया कि जनता से जुड़े प्रार्थना पत्रों पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण किया जाएगा। साथ ही कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिसिंग में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। मेरे द्वारा थाना सतपुली का वार्षिक निरीक्षण किया गया
इसमें जितनी हमारी राजकीय संपत्ति है जो थाने में है उनकी दशा के बारे में भी देखा गया। सब बड़े अच्छे से व्यवस्थित है। इसके अलावा जो हमारे राजकीय अभिलेख होते हैं, जितने हमारे रजिस्टर होते हैं थाने में, उनका भी निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि जितनी भी जो हमारी जांच तो किसी भी स्तर से प्रार्थना पत्र आते हैं वो त्वरित तरीके से और अच्छे से इफेक्टिव तरीके से उनका निस्तारण किया गया। अच्छी चीज़ है, पब्लिक से ही हम लोगों को फीडबैक आता है और डेफिनेटली पूरी हमारी जो थाना पुलिस है वो अच्छा काम कर रही है और हम आशा करते हैं ऐसे ही काम करें। अच्छी व्यवस्था है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दौरा है कोटद्वार में, उसके लिए जो भी सुरक्षा प्रबंध है वो हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं। जितनी ड्यूटीज़ जहाँ जहाँ लग रही है उन की भी हम लोगों ने एक्सरसाइज कर ली है और आशा करते हैं अच्छी से कराएंगे। देहरादून से अगली खबर है कि महानगर सिटी बस सेवा सोसाइटी के अध्यक्ष विजयवर्धन डंडरियाल ने प्रदेश में चल रहे टाटा मैजिक वाहनों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री को पत्र भेजकर M2 श्रेणी के वाहनों के अनुमोदन और पंजीकरण में नियमितताओं की जांच की मांग की है। डंडरियाल ने आरोप लगाया कि M2 श्रेणी के वाहनों के अनुमोदन, परीक्षण और पंजीकरण में नियमों की अनदेखी और भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि टाटा मैजिक की लंबाई कम दर्शाई गई, जो नियमों का उल्लंघन है। समय समय पे देखोगे मैंने इसी छोटी गाड़ी पे कई खुलासे करे हैं, जैसे कंडक्टर का ना होना, गाड़ी पे जो है आप देखोगे पूरे ना खड़ा होना, ना इसमें कोई खड़ा हो सकता है ना कुछ है, लेकिन तब भी जो है हाई कोर्ट के आदेश थे जिनका ना आदेश का हमेशा वायलेशन करे, कहीं ना कहीं इन छोटी गाड़ियों को बचाया जा रहा है। आज जो मेरा नया खुलासा ये है कि इन्होंने जो है इन छोटी गाड़ियों को M2 कैटेगरी में करा है। M2 कैटेगरी मोटर व्हीकल एक्ट में ये कहती है कि जो 9 सवारी से ऊपर होगा ड्राइवर को छोड़ के वो M2 कैटेगरी में आएगा। तो इन्होंने क्या करा है, एक छोटी गाड़ी को, जबकि इन्होंने M2 बनाया है, जबकि M2 का नियम है कि आप देखोगे कि M2 के नियम में कि आप जब ये खुद देखोगे तो M2 का जो नियम है इसमें आप ये सेंटर का नोटिफिकेशन है भारत सरकार का। भारत सरकार ने साफ लिखा हुआ है कि M2 गाड़ी कौन सी होनी चाहिए। तो ना तो इसमें इन्होंने गैंगवे है और ना ही आपको ये देखोगे कि ना इन्होंने इसका जो है आप जो है इनका आप देखोगे ना तो इसका फ्रंट एक्सल मिनिमम जो M2 की कैटेगरी है वो होना चाहिए 1045 मिनिमम, जो इन्होंने रखा हुआ है 602। जिसमें आप देखोगे रियर एक्सल है, रियर एक्सल लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है रियर एक्सल मिनिमम होना चाहिए 810 और जबकि मैक्सिमम होना चाहिए 7840, ये इन्होंने रखा है 408। तो इतनी तमाम अनियमितताएं हैं। और सिर्फ एक जो लेंथ है, लेंथ रखी है M2 में मिनिमम 3790, जो इनकी मिनिमम 3790 है, लेकिन जब वाहन को जब चेक करा गया तो उसमें जो है 5.5, 6 के 7 इंच जो है ये वाहन जो छोटा है। तो आपने जो है कैसे पास कर दिया। और जब मेरे द्वारा इन अधिकारियों से यह पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि जी हम कि ARI ने पास करा, हम इसको नहीं देख सकते, ARI ने पास कर दिया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश में सभी मोर्चा का विस्तार किया गया है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश महामंत्री की अध्यक्षता में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। प्रदेश महामंत्री ने बताया कि इस बैठक में केंद्र सरकार की VBG रामजी योजना पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी है और इसके लाभ को निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को परीक्षित कर निर्देशित किया गया है। में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी के निर्देशानुसार सभी मोर्चों का विस्तार हो चुका है और इसी क्रम में कल किसान मोर्चा की एक प्रदेश के पदाधिकारी और उनके जो जनपदों के अध्यक्ष हैं उन सब की एक संयुक्त रूप से परिचयात्मक बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया था। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि अभी जो भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण का जो विधेयक पास हुआ है और उस संदर्भ में चूंकि वो किसानों से और श्रमिकों से संबंधित है, इसलिए इस विधेयक को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए वहां पर चौपाल के माध्यम से वहां के जो ग्रामीण हैं, श्रमिक है, उन सबको जानकारी देने के लिए भी बैठक का आयोजन किया गया था। और सभी जो किसान मोर्चा के हमारे पदाधिकारीगण है वो निचले स्तर पर इस अभियान की सफलता और इसके क्या क्या लाभ ग्रामीण और किसानों को मिलने वाले हैं उन सब संदर्भ में निचले स्तर पर वो बात कर
मंगलौर कोतवाली में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के ग्राम प्रधान और रविदास कमेटी के सदस्य शामिल हुए। बैठक में पुलिस प्रशासन ने आगामी त्योहार के लिए अपनी तैयारियों के बारे में बताया और कहा कि वे अलर्ट है। पुलिस ने सभी से अनुरोध किया है कि गुरु रविदास जयंती को शांति से मनाया जाए और कोई भी उपद्रव ना हो। साथ ही रविदास कमेटी से पुलिस के साथ सहयोग करने का भी आग्रह किया गया, ताकि शोभा यात्रा को सही तरीके से संपन्न कराया जा सके। सर्वविदित है कि 1 फरवरी 2026 को आगे आगामी 1-2 दिनों में अन्य यात्राएं भी रविदास जयंती के उपलक्ष्य में जो की जा रही हैं, उसी के संबंध में गोष्ठी जो है वो हमारे द्वारा आयोजित की गई, जिसमें ग्राम प्रधान और जो संबंधित रविदास जयंती कमेटी से संबंधित जो लोग हैं उन्होंने प्रतिभाग किया और इस संबंध में शांतिपूर्ण तरीके से जयंती मनाने और उससे संबंधित अगर कोई समस्या है उसके बारे में बताने के लिए जो है निर्देश निर्गत किए गए। सर, कुछ लोगों की जैसे समस्याएं थी कि रात को लेट नाइट में निकालेंगे, तो उन लोगों के साथ क्या निर्देशन दिए गए? जो भी परमिशन जो आपके द्वारा दी गई है उन्हीं के आधार पर जो है इस बात को असेस किया जाएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ें हों और उसी आधार पर जो परमिशन दी जाएगी। सर, टाइमिंग क्या फिक्स किया गया? टाइमिंग जो भी परमिशन के आधार पर जो टाइमिंग है, जनरली जो ज़्यादातर परमिशन है लगभग 10 बजे से लेकर 4 बजे तक या 5। हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन 16 से 22 मार्च तक मुनिकी रेती स्थित जेएमवीएन गंगा रिसोर्ट में होगा। इस बारे में प्रबंधन निदेशक विशाल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बार कुछ नए बदलाव किए गए हैं। योग आसनों के अलावा मानसिक स्वास्थ्य, सात्विक खान पान और संतुलित जीवन शैली पर ही जोर रहेगा। महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा और पहाड़ी उत्पादों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को भी प्रस्तुत किया जाएगा। कि आज ऋषिकेश में गंगा रिजॉर्ट में योगा के संदर्भ में एक बैठक आयोजित की गई थी और इस बार ये निर्णय हुआ है कि 16 से 22 मार्च के बीच में गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इसमें हर दिन रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, योगा पर लेक्चर्स होंगे, योगा की ट्रेनिंग दी जाएगी और इस बार हम लोग थोड़ा सा फोकस इस पर भी कर रहे हैं कि कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। लाइफ स्टाइल और डाइट इसके ऊपर भी लेक्चर्स आयोजित किए जाएं। मेंटल हेल्थ ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय पर भी बातचीत होनी चाहिए क्योंकि योगा का फिजिकल और मेंटल दोनों पर एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जब देश विदेश से लोग भी आएंगे, यूथ भी आएगा, वयोवृद्ध लोग भी आएंगे। तो मेंटल हेल्थ जो आज की जनरेशन के लिए एक बर्निंग इशू है उस पर भी बात की जाए, उसको भी हम लोग प्लेटफॉर्म देंगे। उत्तराखंड के जो कलाकार हैं उनको भी प्राथमिकता दिए जाने का पूरा प्रयास है कि उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले और इस संदर्भ में अभी हमारे पास कंप्लीट 45 डेज से ज़्यादा का समय है, 1.5 महीना है। हमारी टीम सारी एक्टिवेट हो गई हैं और जल्द ही हम लोग यहाँ पर विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ भी बैठक आयोजित करेंगे। तो इस बार का योगा महोत्सव मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले बार के योगा महोत्सव से और अच्छा और बेहतर और इंक्लूसिव होगा। देश के संग विदेश के जी, कौन-कौन से देश शामिल हैं? अभी तो हम लोग काफ़ी कंट्रीज को इन्विटेशन भेज रहे हैं और जब उनके पार्टिसिपेशन कंफर्म हो जाएंगे तो उसकी लिस्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।